यूपी में रोजगार मेले का आयोजन, सीएम योगी युवाओं को देंगे बड़ा मौका। आज अयोध्या में सीएम युवाओं को देंगे मौका। सीएम 1387 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे। अयोध्या के डीएवी स्कूल के मैदान में लगेगा रोजगार मेला। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को अवसर उपलब्ध करवाएंगे। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डीएवी स्कूल के मैदान में ये रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में देश भर की 100 नामचीन कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये मेले में आने वाले युवाओं उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर मुहैया करवाएगा। आयोजन से जुड़ी तैयारियों के अंतरिम रूप में देने के लिए जिले के प्रभारी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री योगी युवा महोत्सव में 1387 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी युवाओं को बड़ा मौका देने जा रहे हैं। आज अयोध्या में सीएम युवाओं को देंगे बड़ा मौका। सीएम 1387 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। अयोध्या में डीएवी स्कूल के मैदान में लगेगा ये रोजगार मेला। अयोध्या में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को अवसर उपलब्ध करवाएंगे सीएम योगी। अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डीएवी स्कूल के मैदान में ये रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में देश भर की 100 नामचीन कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये मेले में आने वाले युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर मुहैया करवाएगा। आयोजन से जुड़ी तैयारियों को अंतरिम रूप देने के लिए जिले के प्रभारी और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी युवा महोत्सव में 1387 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नाव से अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे। इस दौरान नाव से राघोपुर क्षेत्र में गंगा नदी किनारे हो रहे कटाव का निरीक्षण भी उन्होंने किया और लोगों से बात की, उनकी समस्या सुनी। दरअसल कुछ दिन पहले विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में पुल टूट जाने के कई गांवों का संपर्क टूट गया था, जिसके बाद आज तेजस्वी राघोपुर पहुंचे और नाव से राघोपुर क्षेत्र में गंगा नदी किनारे हो रहे कटाव का निरीक्षण किया। पहाड़पुर पूर्वी गांव में गड्ढे में डूबकर 3 लोगों की मौत हुई थी। इसमें मृतक के परिवार वालों से तेजस्वी यादव ने मिलकर ढांढस बढ़ाया, उनका उत्साह बढ़ाया। इस बीच तेजस्वी ने स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या बताई, जिसमें स्वास्थ्य से लेकर बिजली की दिक्कतें शामिल थी। तेजस्वी ने मोहनपुर रेफल अस्पताल परिसर में 13 दिव्यांग को ट्राई साइकिल बांटी। इस दौरान बिहार की नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का एक बाल खत्म हो गया है, उनको कुछ पता नहीं है। जो अधिकारी बोलते हैं वही सुनते हैं, वही करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री से बिहार और गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा। जाहिर सी बात है कि अपराधियों में खौफ नहीं रह गया। वो वहीं अनंत सिंह का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं ना, वो किसी को बचाते हैं और ना तो किसी को फंसाते हैं, परंतु चुनाव में जिसकी जरूरत पड़ती है उसको जेल से बाहर निकलवा लेते हैं, फिर अंदर करवा देते हैं। का अगर आप आंकड़ा देखें तो साल में 31,000 केवल रेप हो रहा है पूरे देश में। तो अपराध जो है काफी तौर पे जो है बढ़ा है। बिहार में भी अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो इसमें तो मुख्यमंत्री जी का एक बाल खत्म हो गया, उनको तो कुछ अता पता रहता ही नहीं है। जो अधिकारी बोलते हैं वही वो सुनते हैं, वही करते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं रहेगा तब तक बिहार में कोई काम नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। लेकिन मुख्यमंत्री थके हुए हैं, अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा, गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है अपराधियों में जो है खौफ नहीं रह गया है। और आप घटनाएं देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं।
चुनाव में जिसकी जरूरत पड़ती है तो उसको जेल से बाहर निकलवा लेते हैं और फिर जो है अंदर करवा देते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में बड़ा फैसला आया है। लॉ एंड ऑर्डर पर हर 2 घंटे में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजे जा रहे हैं। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र का राज्य को निर्देश। कोलकाता में सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार अब सभी राज्यों को अपने कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय को हर 2 घंटे पर देनी होगी। राज्यों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है और सभी राज्यों को आदेश जारी किए हैं। राज्य पुलिस बलों को भेजे गए संदेश में कहा गया कि विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने सभी आदेशों में सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हर 2 घंटे में ईमेल, फैक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से केंद्र को भेजनी होगी, ऐसा कानून बनाया है। इसी मामले पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता राजीव हेड हमारे साथ, इनपुट हेड हमारे जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पे? जिस तरीके से पूरे देश में डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा था, कल हड़ताल भी हुआ था कई जगहों पे। जी, ये डॉक्टरों की हड़ताल चली रही है। जो कोलकाता वाला कांड हुआ है जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर वाला, अब जो बात आई है कि गृह मंत्रालय ने राज्यों से जो रिपोर्ट मांगी है उसके पीछे केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को ये सूचना मिली थी, ये खुफिया सूचना मिली थी। कतिपय तत्व पूरे देश में एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या साजिश रच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर नासिक का दंगा, इसके बाद में उदयपुर का दंगा, इसके बाद में जयपुर का दंगा, इसी तरीके से देश के और हिस्सों में, जैसे मेरठ का दंगा यूपी में, मतलब वो दंगा नहीं हो पाया, उसको रोक लिया गया। तो ऐसे कई जगह ऐसी सूचनाएं मिली हैं, खुफिया सूचना मिली हैं केंद्र सरकार को कि कतिपय तत्व पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की साजिश रच सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने कहा, खासतौर से गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाया है कि सभी राज्यों से हर 2.5 घंटे पर उस राज्य की कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय को दी जाए, ताकि अगर कहीं भी कोई भी तत्व देश की एकता, अखंडता को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से कदम उठाए जाए और उनको वहीं नेस्तनाबूद कर दिया जाए। जी प्रीति। वहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ तात्पर्य निकलता है कि सब सीबीआई के हाथ में पहुंच चुका है? अगर आपका ये सवाल केवल कलकत्ता से की घटना से संबंधित है तो इसमें देखिए, ममता बनर्जी ने जो किया है वो उनका अपना एक पॉलिटिकल स्टेप है, क्योंकि उन पर चारों तरफ से दबाव बन रहा था कि जिस जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर किया गया है उस पर राज्य सरकार की जो स्थिति बहुत डावाडोल थी। राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि ये जांच सीबीआई को जाए, इसलिए इस स्थिति से उबरने के लिए ममता बनर्जी ने एक प्रदर्शन किया। अब पूछा जाए कि वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गृह मंत्री ममता बनर्जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, तो ममता बनर्जी का ये धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ था? क्या अपने खिलाफ था? क्या गृह मंत्री का स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, स्वास्थ्य मंत्री का गृह मंत्री के खिलाफ, या इन दोनों का खुद ममता बनर्जी के खिलाफ? जी प्रीति। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हड़ताल देखने को काफी ज्यादा मिल रहा है, काफी बढ़ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में बंदी का ऐलान किया है। डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। ये जानकारी आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरवी अकोशन
ने दी है। वहीं कोलकाता में डॉक्टर की रेप कर हत्या करने का मामला गर्मा गया है। ममता बनर्जी ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की है और रैली भी निकाली है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल इकाई ने भी प्रदर्शन किया। भाजपा ने महिला डॉक्टर के दोषियों को सजा देने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। वहीं आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ममता अपराधियों को बचाने में जुटी हुई है। ऐसे में ममता को इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। क्या छुपाना चाहती है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है, खुद होम मिनिस्टर है, खुद चीफ मिनिस्टर है और मैंने कभी ऐसा पहले पूरे विश्व में नहीं देखा है कि जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, जिसके हाथ में कानून की बागडोर है, जिसके अंडर में ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज आता है, जो मुख्यमंत्री स्वयं है, वो सड़क पे प्लेकार्ड लेके उतरी है कि मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस फ्रॉम हुम? प्रोटेक्शन फ्रॉम हुम? किससे जस्टिस चाहिए? किससे न्याय चाहिए? न्याय आपसे चाहिए, प्रोटेक्शन आपसे चाहिए। आपके गुंडों से, आपके दरिंदों से डॉक्टरों को और आम जनता को वहां प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। आप प्लेकार्ड पकड़ के सड़क पे उतरकर नाटक करने से आप इस जनता को, इस जनार्दन को आप मूर्ख और बेवकूफ नहीं बना सकती। केवल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति पकड़ने से कॉन्स्टिट्यूशन बचती नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे और ये टीएमसी के तमाम लोग जो पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं, आज एक डॉक्टर आपसे पूछ रहा है, सैकड़ों डॉक्टर आपसे पूछ रहे हैं, कहां हैं आप लोग? कहां हैं आप लोग? बंगाल कब जाएंगे? और इसी के साथ आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है हड़ताल करने वाले आईएमए की 5 मांगे ग्राफिक्स के थ्रू। आईएमए ने रेजिस्टेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति में बदलाव की मांग की है। इसमें 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट और आराम के लिए सुरक्षित जगहों की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। आईएमए ने एक केंद्रीय कानून की मांग की है जिसमें 2023 में महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए एक संशोधनों को शामिल किया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि इससे 25 राज्यों में मौजूदा कानून और मजबूत होंगे। डॉक्टरों के संगठन के अपराध की एक निश्चित समय सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक और पेशेवर जांच और न्याय दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही 14 अगस्त की रात आरजी कर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है। आईएमए ने कहा सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी हवाई अड्डे से कम नहीं होने चाहिए। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम है। सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है। साथ ही पीड़ित परिवार को क्रूरता के अनुरूप उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की मांग की गई है। इसी के साथ तमाम जानकारी और तमाम खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झामुमो नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर अब पार्टी की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि चंपई सोरेन को जिस तरह से झामुमो ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उनके भाजपा में शामिल होने के सवाल पर दीपक प्रकाश ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा कोई भी मामला केंद्रीय नेतृत्व का तय नहीं करता। वहीं असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झामुमो के 5 साल के कार्यकाल में सबसे अच्छा काम चंपई सोरेन के 6 महीने के मुख्यमंत्री काल में ही हुआ। इसके अलावा भाजपा में चंपई सोरेन के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी उनके संपर्क में नहीं है। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कोई भी गंभीर बात नहीं होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की खबर से ही राज्य में सियासी तूफान उठ चुका है। इस खबर ने झामुमो खेमे में हड़कंप मचा दी है। वहीं इंडी गठबंधन की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चंपई के आने से भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने में मदद मिलेगी, लेकिन पार्टी के अंदर खेमेबाजी भी तेज हो गई है। चंपई का जमशेदपुर समेत कोल्हन क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, खासकर पोटका, घाटशिला और बहारागोड़ा, इरचागढ़, सरायकेला, खरसावा और सिंहभूमि जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत जनाधार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में चंपई ने जमशेदपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। आदिवासी बहुल इन क्षेत्रों में संथल और भूमिज समुदाय के झामुमो को जमकर समर्थन दिया था। कोल्हान के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर 10 से 20 हजार तक ही होता है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे झारखंड ब्यूरो चीफ अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सिंह, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए प्रीति, मैं बताऊं कि जो भीतर खाने से जो खबर आ रही थी कि चंपई सोरेन जो है वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं, इस पर कल हमारी उनसे बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा है कि नहीं, उन्होंने कहा है कि अभी ये अफवाह है या क्या रूमर फैल रहा है ये हमको पता नहीं है, हम ये सच है या झूठ है हम कैसे कहें। इस पर उन्होंने और भी कहा है कि मैं जहां पर हूं वहीं पर ठीक हूं, मुझे पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं जानकारी है कि मैं कहां जा रहा हूं, तो मैं आपको कैसे बताऊं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मैं कल जमशेदपुर जा रहा हूं और जमशेदपुर मतलब अपने कार्यों से अपने क्षेत्र में जा रहा हूं, तो ये बिल्कुल अफवाह है। हाँ, रह गई बात कि कल जो है लोविन हेम्ब्रम जो जिनको सदस्यता थोड़ी दिन पहले जो समाप्त कर दी गई थी, वो मुझसे मिलने आए थे और मुझसे मिलने आए थे और करीब आधे घंटे तक हम लोग की मुलाकात हुई थी। हम लोग को दोनों के बीच जो है वो अनौपचारिक बातें हुई थी और करीब आधा घंटा तक हमारे आवास में रहे, फिर वो निकल गए। वो एक अपने निजी काम से आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि आवास में जो मिले थे वो कोई बीमारी के लिए जड़ी बूटी का दवा पूछ रहे थे। ये तो वक्त ही बताएगा कि भाजपा का क्या है, लेकिन ये जो भीतर खाने से ये जो हवा में जो बात फैल रही है कि जो चंपई सोरेन और लोविन हेम्ब्रम जो है वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि थोड़ी ही दिन पहले ही जो है जो लोविन हेम्ब्रम है वो दिल्ली में भाजपा के आला नेताओं से जाकर उन्होंने मुलाकात की थी और अपनी जो है संथाल की राजनीति पर चर्चा हुई थी और मतलब सीटों के बंटवारे के तहत या सीटों के गुटी सेटिंग के तहत इन्होंने बातचीत किया था। तो शायद उसके बाद जब वो लोविन हेम्ब्रम लौटे हैं तो उसके बाद उन्होंने वो चंपई सोरेन से मिलने गए थे, लेकिन चंपई सोरेन अपने सिरे से वो पूरी तरह नकार रहे हैं कि वैसी कोई बात नहीं है कि हम भाजपा का दामन थाम रहे या फिर भाजपा के किसी लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। लेकिन जो देखने वाली बात है कि ये जो स्पष्ट है, जो सूत्रों से जो पता चल रहा है कि जो झारखंड जेएमएम से जो है वो नाराज चल रहे हैं, वो खासा नाराज चल रहे हैं और उनकी बेचैनी यही है
कि किसी तरह से वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। लेकिन एक चीज और भी जो महत्वपूर्ण बात है कि वो पूरी तरह फूक पर कदम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो 1 से 2 महीनों में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो अपने जी अजय जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में तो ये अटकलें हमेशा देखी जाती हैं। अब क्या कुछ सामने निकल कर आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, खबर है बिहार के पटना से। बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए बाहुबली सुनील पांडे बेटे के साथ। बीजेपी में शामिल हुए बाहुबली सुनील पांडे 2006 में जेडीयू से निकाले गए थे। सुनील पांडे ने एएसपी को गोली मारने की कही थी बात। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए बाहुबली सुनील पांडे बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हुए। 2006 में जेडीयू से निकाले गए थे सुनील पांडे ने एएसपी को गोली मारने की कही थी बात। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में शामिल हुए बाहुबली सुनील पांडे बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हुए बाहुबली सुनील पांडे 2006 में जेडीयू से निकाले गए थे। आपको बता दें, एएसपी को गोली मारने की उन्होंने बात भी कही थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुए बाहुबली सुनील पांडे बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हुए बाहुबली सुनील पांडे 2006 में जेडीयू से निकाले गए थे और उसके बाद आपको बता दें, सुनील पांडे ने एएसपी को गोली मारने की बात भी कही थी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता विवेक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? बीजेपी में शामिल हो चुके हैं सुनील पांडे, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सुनील पांडे अपने बेटे के संग जो है वर्तमान में वो रालोसपा यानी कि पारस गुट पार्टी में वो नेता थे, जो कि पारस को झटका देकर बीजेपी में शामिल हो रहे अपने बेटे के संग, क्योंकि बिहार में 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है, जहां की तरारी विधानसभा को लेकर अपने बेटे को उपचुनाव में खड़ा करना चाह रहे हैं और बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। इसी को लेकर सुनील पांडे ने एक बड़ा कदम उठाया है और बीजेपी में शामिल हुए हैं सुनील पांडे। जी, सुनील पांडे को लेकर ये भी खबरें आ रही थी कि उन्होंने एएसपी को गोली मारने की बात कही थी। इस पर क्या कुछ जानकारी है? 2006 देखिए, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं जो सुनील पांडे ने जो काफी वर्ष पहले जो है उन्होंने ये ऐसा बयान दिया था। लेकिन फिलहाल जो है अभी सुनील पांडे इस तरह का जो बयान है इसमें तो अभी कुछ अपडेट नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।